अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया किरण और आज हम पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक करेंगे जो कि है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। हम सब जानते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई। व्हेन साइलेंस ब्रोक इनटू स्क्रीम्स ऑफ फ्रीडम, इट वाज नॉट अ वॉर ऑफ लैंड, इट वाज वॉर फॉर डिग्निटी, फॉर फेथ एंड फॉर आइडेंटिटी। दिस वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसीलिए हम इसको जो है ना वो जंग आज़ादी कहते हैं। और जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान अफेयर्स में जो है ना वो 4 डिवीजन्स आती हैं। फर्स्ट वन इज़ एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम टू 1857, सेकंड वन इज़ बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म 1857 टू 1892, थर्ड वन इज़ फ्रीडम मूवमेंट 1892 टू 1947 एंड द लास्ट वन इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1947 टिल डेट। जो पहले 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास, एवोल्यूशन, बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट, ये तमाम के तमाम जो है ना ये प्री पार्टीशन से पहले के हैं। प्री पार्टीशन के हैं जब जो है ना वो पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में नहीं आया था, उस वक्त के हैं। और जो चौथा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1947 टिल डेट, ये है हमारे पास पोस्ट पार्टीशन, जो पाकिस्तान बनने के बाद जो ना वो डेवलपमेंट हुई उसको हम पोस्ट पार्टीशन बोलेंगे। आ जाती हैं। जो पहला स्फेयर है उसके अंदर हम हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, और जो स्फेयर 2 है वो है लिंक करता है हमारे पास करंट अफेयर्स के साथ। तो हिस्ट्री अब हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की। तो हमें पता है कि पाकिस्तान में जो ना वो 6 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, बंगाल, मुंबई, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, सीपी कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस, और मद्रास। ये 6 प्रोविंसेस हैं। और पंजाब में जो ना वो 50% मुस्लिम मेजॉरिटी रहती है और रहती थी। और जो बंगाल है, बंगाल में 35 से 40% मुस्लिम मेजॉरिटी रहती थी। मुंबई में 25%, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा में 14%, और सेंट्रल प्रोविंस में 10%, और मद्रास में भी 10% मुस्लिम मेजॉरिटी रहती थी। तो कलेक्टिवली जो है ना वो 60 से 65% हिंदू मेजॉरिटी थी, और 20 से 25% जो है ना वो मुस्लिम्स थे। 10% जो है ना वो दूसरी माइनॉरिटीज़ थी, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी उस टाइम पे वो हिंदुओं की थी। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। उस वक्त जो है ना वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, एक तो कांग्रेस और दूसरी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जो कांग्रेस है वो जो है ना वो 28 दिसंबर 1885 को जो है ना वो उसकी बुनियाद रखी गई, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसकी जो है ना वो बुनियाद रखी गई 30 दिसंबर 1906 में, और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने इसकी बुनियाद रखी। अब हम बात करते हैं फ्रीडम मूवमेंट की। फ्रीडम मूवमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुई हमारे पास 1857 से 1947 तक, जब तक जो है पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में नहीं आया, तब तक फ्रीडम मूवमेंट जारी रही। अब इसके जो ना 2 एस्पेक्ट्स हैं। पहला इसका एस्पेक्ट है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब जो ना वो इसमें हम बात करेंगे कि हाउ ब्रिटिश यूज़ टू रूल इंडिया, कि वो मुसलमानों को इग्नोर कर रहे थे। हर तरह के सेक्टर में मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा था, चाहे वो मिलिट्री सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो। मुसलमानों के उनके बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे थे। एजुकेशन हासिल करना तो हर इंसान का बेसिक राइट होता है। उनको एजुकेशन भी हासिल करने नहीं दी जा रही थी, ताकि वो आगे ना निकल जाएँ। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे वो उससे पहले गुजरे थे। अब जो मुगल एम्पायर हैं उन्होंने हिंदुस्तान पर रूल किया था बहुत लंबे अरसे के लिए, जिसकी वजह से ब्रिटिश को ये डर भी था कि कहीं वो दोबारा से अगर मुसलमानों को आगे बढ़ने देंगे तो ऐसा ना हो कि उनको दोबारा से जो है ना वो सब कुछ फेस करना पड़ जाए। यही वजह थी फ्रीडम मूवमेंट की। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वो है डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। अब जो इंडिया की डेमोग्राफी थी वो बहुत मैटर करती थी। जैसा कि इंडिया में जो है ना वो 6 प्रोविंसेस थे, और मुसलमान जो है ना वो तकरीबन 25% थे 6 प्रोविंसेस में। तो मतलब मुसलमानों की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब ये डिसाइड होना था कि जब इंडियन डोमिनियन और पाकिस्तान डोमिनियन बननी थी, तो प्रोविंसेस में पॉपुलेशन के जो है ना अकॉर्डिंग डिवीजन होनी थी। अब एक प्रोविंस में जितनी हिंदू की या फिर जितनी मुसलमानों की पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही पोलिटिकल आउटलुक भी आना था। तो अब जो है ना वो स्टार्ट हो गई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। अब जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसको हम जो है ना वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। अब इसमें जो है ना वो हिंदू और मुस्लिम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक तरफ जो है ना हिंदुओं की और मुसलमानों की थी जंग आज़ादी, और दूसरी तरफ जो है ना ब्रिटिश की थी। हिंदू एंड मुस्लिम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो है ना वो हम ग्रेट रिवोल्ट भी कहते हैं, और जो ब्रिटिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी उसको हम जो है ना वो इंडियन म्यूटनी कहते हैं। अब इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश की कंपनी थी। उसके थ्रू जो है ना वो ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए। उस टाइम मुगलों की हुकूमत थी, ठीक है। अब ब्रिटिश जो है ना वो हिंदुस्तान में क्यों आए? क्योंकि उस टाइम जो है ना वो 34% जीडीपी था हिंदुस्तान का, ठीक है। और ब्रिटिश कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। इधर उनको फ़ायदा नज़र आया, वो इधर आ गए। फिर मुगल एम्पायर जो थे वो उनकी डायनामिक लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता कम कम होती गई, ख़त्म होती गई ब्रिटिश के आने से। अब जो ब्रिटिश है उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और उन्होंने जो है ना वो अपनी कंपनीज़ हिंदुस्तान में खोलना शुरू कर दी मुख्तलिफ़ जगहों पर। अब जब उनकी कंपनीज़ बढ़ना शुरू हो गई तो उनका कंट्रोल जो है ना वो भी हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हो गया। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, और वो था बैटल ऑफ प्लेसी का, ठीक है, जंग प्लासी का। अब ये एक ऐसी बैटल थी जिसमें नवाब साजिदुल्ला को डिफीट हुई, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ने जो है ना वो अपनी कोशिशें और ज़्यादा तेज़ कर दी पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए।
और जो है ना वो फिर जो है ना उन्होंने कंट्रोल कर लिया इंडिया को। 2000 ईयर्स में उन्होंने कंप्लीट जो है ना वो इंडिया पर अपना कंट्रोल कर लिया, और पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने में जो है ना वो ब्रिटिश को 2000 ईयर्स लगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजंस ऑफ अपराइजिंग की। ठीक है, अब ये जो अपराइजिंग हुई हिंदुओं की, मुसलमानों की अगेंस्ट ब्रिटिश, क्या इसकी रीजंस थी? ठीक है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो इसमें जो रीजंस है ना वो है, पहली रीजन है एडमिनिस्ट्रेशन 80/20 रूल। अब ये क्या है कि ब्रिटिश ने जो है ना वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में किया 80/20 रूल को फॉलो करते हुए, जो कि जो है ना वो सिविल सर्वेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी। मतलब जो है ना 20%, अब जो सिविल सर्वेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन थी टॉप लेवल पे, उन्होंने 20% जो है ना उसे अपने पास रखा, और जो 80% लो किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदुस्तान में सबको दे दी। मतलब जो उन्होंने टॉप किस्म की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जिसमें जो है ना वो सिविल सर्वेंट्स भी ऐड थे, उन्होंने वो जो है ना अपने पास रख लिए, और बाकी जो 80% थी लो किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन, वो उन्होंने जो है ना वो पूरे हिंदुस्तान में सबको दे दी। अब हिंदुस्तान में जो है ना वो मुस्लिम्स भी होंगे, हिंदू भी होंगे, और कुछ माइनॉरिटीज़ भी होंगी। मतलब जो कंट्रोलिंग ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के पास थी, वो जो है ना वो कंट्रोलिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ब्रिटिश ने अपने कब्जे में ले ली, और जो सर्विंग अथॉरिटीज़ थी, जो लो किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो ब्रिटिश ने जो है ना वो हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को दे दी। फिर क्या हुआ कि कोर्ट सिस्टम उन्होंने चेंज कर दिया। दूसरा जो अपराइजिंग की रीज़न है कि उन्होंने कोर्ट सिस्टम चेंज कर दिया, और कोर्ट सिस्टम की जो लैंग्वेज है वो चेंज करके इंग्लिश कर दी, और जो इस्लामिक रूल्स फॉलो हो रहे थे मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर्स ने वहाँ पे बनाए हुए थे, उन्होंने उन सबको चेंज करके जो है ना उधर ब्रिटिश लॉज को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब जो तीसरा इसका अपराइजिंग की रीज़न है वो है इकोनॉमिक एस्पेक्ट। अब इसमें जो है ना जब ब्रिटिश हिंदुस्तान आए उस टाइम कितना जीडीपी था हिंदुस्तान का? मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो है ना वो हिंदुस्तान का जीडीपी 34% था। और एक बात याद रखें कि जब ब्रिटिश हिंदुस्तान से गए थे उस टाइम बहुत लो जीडीपी था हिंदुस्तान का। ठीक है, सब कुछ जो है ना वो ब्रिटिश यहाँ से लेकर अपने मुल्क चले गए। देन उन्होंने जो है ना वो टैक्स इम्पोज किए, और टैक्स भी जो है ना वो हैवी किस्म के। अब टैक्स एकदम से इम्पोज करने से क्या हुआ कि इन्फ्लेशन भरी, महंगाई भरी, और जो है ना वो पुवर्टी आ गई। अब जब लोग गरीब होंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, तो क्या होगा कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें जो है ना वो हर हाल में जो है ना ब्रिटिश की ही माननी पड़ेगी। इसलिए जो है ना वो ब्रिटिश ने इन्फ्लेशन कर दी, पुवर्टी कर दी, और इससे इन्फ्लेशन कर दी, और उससे क्या हुआ कि पुवर्टी आई, और उन्होंने जो है ना वो टैक्स एकदम से इम्पोज कर दिए, और जो जीडीपी था उसको भी वो अपने मुल्क में साथ लेके चले गए। अब उससे जो है ना वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट गिरा, और ये भी एक जो है ना वो अपराइजिंग की रीज़न थी। अब जो डिफेंस कंट्रोल था, पूरे को पूरा जो डिफेंस कंट्रोल था वो भी ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया था। इधर भी उन्होंने 80/20 रूल को फॉलो किया था। उस रूल के हिसाब से उन्होंने जो ना वो टॉप 20 ऑफिसर्स थे, स्टैंडिंग किस्म के जो थे ना, वो ऑफिसर्स जिनके नीचे सारे ऑफिसर्स काम करते थे, वो सारे जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, जो कि मेरे ख्याल से 45,000 थे। और जो 80% जो है ना वो इंडियन ऑफिसर्स थे, मीन्स के जो 2,32,000 थे। और जो टॉप ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, पहली बात उनका जो है ना वो बिहेवियर, वो जो है ना वो 80% जो इंडियन ऑफिसर्स थे उनके साथ बहुत ही गलत होता था। ठीक है, मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि जो इंडियन ऑफिसर्स हैं उनमें सिर्फ हिंदू ऑफिसर्स नहीं आएंगे, बल्कि उसमें जो है ना वो हिंदू, मुसलमान, सिख, या फिर उनके अलावा जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। तो जो ब्रिटिश के जो है ना वो स्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग किस्म के जो ऑफिसर्स थे ना, वो उनका रवैया बहुत गलत होता था, जिसकी वजह से जो है ना जिसकी वजह से जो है ना वो उनको जो है ना वो डिफेंस कंट्रोल भी ब्रिटिश ने जो है ना वो अपने हाथ में ले लिया था, और इस वजह से जो है ना वो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। अब जो है ना मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि बहुत लो उनको जो है ना वो वेगिस दिए जाते थे, मतलब 1 या फिर ₹1.5। ठीक है, इसमें जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं कि जो टॉप 20% ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, 45,000 वो उन्होंने ब्रिटिश ने अपने पास रख लिए, और जो 80% इंडियन ऑफिसर्स थे, 8,32,000 वो इन्होंने मुसलमानों, हिंदू, उनमें सब शामिल थे, वो इन्होंने जो ना वो मुसलमानों के, हिंदुओं के हिंदुस्तान को दे दिए। इसके अलावा जो ना इनको बहुत ज़्यादा लो वेगिस दिए जाते थे, 1 या फिर ₹1.5। और दूसरी जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो आता है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, अब ब्रिटिश ने जो ना वो एक रूल सेट किया था कि हिंदुस्तान में कोई भी जो अगर रूलर है और उसका कोई बेटा नहीं है, तो उसकी विरासत का अगर कोई वारिस भी नहीं है, तो उसकी पूरी की पूरी जो रियासत है, उसकी जो विरासत है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले कर दी जाएगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना वो उसको कंट्रोल करेगी। मतलब उन्होंने ना इसके ज़रिए जो है ना वो अपनी हुकूमत करके जो है ना वो ब्रिटिश ने लोगों की जो है ना वो विरासत भी, मुसलमानों की हिंदुस्तान की जो विरासत है वो भी अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। अब इसके अलावा जो ना उन्होंने रिलीजन पे बात करते हैं। अब ब्रिटिश का जो ना वो एक कंसर्न ये भी था कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं, इन सब के रिलीजन को चेंज करके सिर्फ ईसाइत के रिलीजन को वहाँ आम कर दिया जाए।
ईसाइयत को वहाँ प्रमोट किया जाए। इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत से जो है ना वो ब्रिटिश मिशनर्स वो भी हिंदुस्तान में मंगवाए और उन्होंने जो है ना वो बहुत से लोगों को ईसाई भी किया। ब्रिटिश के कंट्रोल के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गई थी इन्फ्लेशन की वजह से हिंदुस्तान में, और लोग जो है ना वो ब्रिटिश में जाने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। और जब भी अपने पेट के हाथों कोई मजबूर होकर ब्रिटिश के पास जाता तो ब्रिटिश उन्हें जो है ना वो चावल, चीनी की बोरी, आटे की बोरी या फिर कुछ भी देता, तो इस शर्त पे देता, इस बेस पर देता कि उन्हें पहले अपना मज़हब चेंज करना पड़ेगा और ईसाईयत जो है ना मज़हब अपनाना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो कैदी थे ब्रिटिश के कब्ज़े में, उनको भी ये कहा गया कि अगर वो अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे, ईसाईयत को अपना लेंगे, तो फिर वो जो है ना ब्रिटिश उनको छोड़ देंगे, आज़ाद हो जाएँगे वो। मतलब उनका जो है ना वो एक कंसर्न जो है ना वो अपने कल्चर को आर्म करना था, अपने रिलीजन को आर्म करना था। अब इंडियंस को डिफीट क्यों हुई? अब इंडिपेंडेंस वॉर में जो है ना वो ब्रिटिश को विक्ट्री हासिल हुई और जो इंडियंस हैं उनको डिफीट हुई थी। इंडियंस को डिफीट हुई किस वजह से हुई? ड्यू टू लेक ऑफ कम्युनिकेशन। जब वॉर स्टार्ट हुई तो स्टार्ट में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन विद पैसेज ऑफ द टाइम मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग लड़ रहे थे, तो इनमें जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं था, लीडरशिप भी नहीं थी इनमें। और अब जब ब्रिटिश के अगेंस्ट हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे, जैसे कि हिंदू और मुसलमानों का मज़हब चेंज है, कल्चर चेंज है, सोच चेंज है, तो इनमें जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई और मिसमैनेजमेंट हुई, जिसकी वजह से जो है ना वो ब्रिटिश को विक्ट्री हुई और इंडियंस को डिफीट हुई। 3 पॉइंट्स आ जाते हैं इसमें कि इंडियंस को डिफीट क्यों हुई? लेक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से, और इनमें जो है ना वो नो डायनामिक लीडरशिप एंड द मिसमैनेजमेंट एंड लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब बात करते हैं लास्ट वन, आफ्टरमैथ। अब जब ब्रिटिश को विक्ट्री हुई तो पावर भी उसके पास जो है ना वो पावर भी थी। इसका मतलब कि अब जो है ना वो हिंदू और मुसलमानों के साथ बहुत बुरा होने वाला था। मुसलमानों के जो लास्ट मुग़ल एम्पायर थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनके पूरे ख़ानदान के साथ बहुत बुरा हुआ। लास्ट मुग़ल एम्पायर को कैद कर लिया गया, प्लस उनके ख़ानदान के जितने भी वारिस थे उन सब की गर्दनें अलग करके जो है ना वो ट्रे में रख के उनको सुबह शाम पेश की जाती थी। बहुत से मुसलमानों को जो है ना वो फांसियाँ दे दी गई और लटका ही रहने दिया जाता था, ताकि लोग देखें, इबरत हासिल हो और लोग सोचें भी ना ब्रिटिश के अगेंस्ट उठने का, अपराइजिंग करने का उनके अगेंस्ट। और इंडिपेंडेंस वॉर से जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत नुकसान हुआ। देन जो है ना वो उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का जो है ना वो एक ऑर्डिनेंस पास किया। इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके उसकी जगह हिंदुस्तान के पूरे सिस्टम को वाइसराय कंट्रोल करेगा। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह जो है ना वो पूरे हिंदुस्तान को जो है ना वो वाइसराय कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया। ठीक है, कि उसको जो है ना वो वाइसराय कंट्रोल करेगा, पूरे हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी जाएगी। मीन्स जो है ना वो सारे ब्रिटिश होंगे, लेकिन अब जो है ना वो वाइसराय सिस्टम आ गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई। तो ये सारी स्टोरी थी हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्वेश्चंस कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आज की वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी और कौन सा पॉइंट जो है ना वो आपको पहले नहीं आता था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।